नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत आइंस्टीन समीकरण की, और हमने ये भी देखा था कि आइंस्टीन समीकरण किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का पालन करती है। साथ में हमने डी ब्रोगली की परिकल्पना के बारे में भी समझा था, और उसमें हमने ये देखा था कि डी ब्रोगली की परिकल्पना में एक द्रव्य तरंग की कल्पना होती है। आज अपने उसी द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य की गणना करने वाले हैं। उससे पहले अपने एक बार फिर से डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या थी उसको क्विकली देख लेते हैं। तो डी ब्रोगली ने परिकल्पना ये की थी कि यदि कोई भी तरंग गतिशील अवस्था में होती है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में व्यवहार करती है। अतः गतिशील अवस्था में एक कण को भी तरंग के रूप में व्यवहार करना चाहिए। तो कहने का मतलब कि गतिशील तरंग यदि कण के रूप में व्यवहार कर सकती है तो गतिशील कण को भी तरंग के रूप में व्यवहार करना चाहिए। अतः गतिशील कण के पीछे पीछे तरंग का निर्माण होता है, यानी कि गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है। उस तरंग को हमने द्रव्य तरंग नाम दिया था और उसकी वेवलेंथ अपने ज्ञात करने वाले हैं। आप लोगों ने टीवी या फिर मूवी फिल्मों में देखा होगा कि जब भी पिस्टल से गोली दागी जाती है तो उस गोली के पीछे पीछे एक तरंग रूपी संरचना में नजर आती है। वही संरचना एक्चुअल में द्रव्य तरंग होती है और अपने उसी संरचना की तरंग दैर्ध्य की गणना करने वाले हैं। तो आपका अपना टॉपिक होगा कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना किस प्रकार से होगी, और द्रव्य तरंग को डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा की गणना। ओके, तो अपने पास एक मैक्स प्लांक समीकरण था। प्लांक समीकरण क्या था? E इज इक्वल एच न्यू। इसी प्रकार से अपने पास एक आइंस्टीन समीकरण था। आइंस्टीन समीकरण क्या था? E इज इक्वल एम सी स्क्वायर। ये दोनों ही मान ऊर्जा के मान है। अतः समीकरण 1 और 2 की यदि आप तुलना करते हो तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। अतः एच न्यू बराबर बन जाएगा एम सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और 2 की तुलना से एच न्यू इज इक्वल एम सी स्क्वायर। न्यू के स्थान पे हम क्या लिख पाएंगे? सी बटे लैम्डा लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल एम सी स्क्वायर। यहाँ एक सी से एक सी कैंसिल हो गया तो बचेगा एच बटे लैम्डा इज इक्वल एम इंटू सी। यहाँ से आप पक्षांतर करके लैम्डा का मान ज्ञात कर लो तो लैम्डा बन जाएगा एच बटे एम इंटू सी। ये अपने पास एक लैम्डा का सूत्र आया है जहाँ पे एच प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। एम गतिशील कण का द्रव्यमान है। सी निर्वात में उस कण का निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो लैम्डा का मान बन गया एच बटे एम इंटू सी। यदि कोई भी कण निर्वात में गति करने की अपेक्षा किसी माध्यम में गति करे तो माध्यम के लिए लैम्डा का मान कितना हो जाएगा? माध्यम के लिए आप वेग c के स्थान पे v रिप्रेजेंट करते हो तो h बटा m इंटू वी, ये लैम्डा का एक स्टैंडर्ड मान निकल के आता है जो कि समीकरण नंबर 3 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? लैम्डा का वास्तविक मान निकालने के लिए अब अपने इस v की वैल्यू लेके आएंगे। तो v की वैल्यू कैसे प्राप्त करोगे? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल होता है 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ से आप v का मान निकाल लो। सबसे पहले v स्क्वायर निकाल लो तो ये बन जाएगा 2k/m। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसको सामने पहुंचा दोगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सामने वाली वैल्यू पे रूट आ जाएगा और ये समीकरण नंबर 4 आ गया। ठीक है जी। तो v बराबर 2k/m का रूट हो गया।
अब आप समीकरण 4 से 3 में मान रख दो, v की वैल्यू पुट कर दो, तो लैम्डा का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो लैम्डा का फाइनल आंसर अब किस प्रकार से बनने वाला है कि लैम्डा इज इक्वल h/m, और यहाँ पे अपने v की वैल्यू पुट करेंगे, v बटा में है उल्टा करके लिख देते हैं m/2k और उसका कंप्लीट रूट, ये वैल्यू आ गई। ऊपर की संख्या की बात करें तो रूट m है, नीचे कंप्लीट m है, तो नीचे जो कंप्लीट m है उसको आप रूट m गुणा रूट m कह सकते हो। तो नीचे वाला एक रूट m ऊपर वाले रूट m से कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा केवल h, और नीचे आ जाएगा यहाँ एक रूट m और रूट 2k, तो ये तीनों राशियां रूट में आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के सोल्व करने पर ये जो मान आएगा वो h/2mk आएगा। ओके, ये लैम्डा का मान समीकरण नंबर 5 में अपने पास फाइनल आ चुका है। जो गतिशील कण होता है वो गतिशील कण हो सकता है उदासीन हो सकता है आवेशित हो। ये जो फॉर्मूला है वो दोनों ही प्रकार के कणों के लिए प्रभावी होगा, यानी कि कंप्लीट जितने भी कण होते हैं दोनों ही प्रकार के कणों के लिए ये सूत्र काम में आता है। अब अपने बारी बारी से पहले आवेशित कण के लिए और फिर उदासीन कण के लिए तरंग दैर्ध्य को अलग अलग ज्ञात करने वाले हैं, और ये जो सूत्र है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से ज्ञात होगी। तो पहला अपना टॉपिक होगा यहाँ पे आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य। किस प्रकार से ज्ञात होगी। जब हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना देखी थी तो उसके अंदर निर्वात नलिका में हमने ये समझा था कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन गति करता है, यानी कि एक आवेशित कण यदि गति करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि के मैक्सिमम हमने बोला था उसका मान EV0 था। ओके, ये के मैक्सिमम का मान है। यदि आप यहां से मैक्सिमम को हटा देते हो, केवल के बचता है गतिज ऊर्जा, तो यहां से ये नोट हट जाता है, ये नॉर्मली फिर निरोधी विभव न होकर के नॉर्मली विभव बन जाता है। तो के का जो मान होता है आवेशित कणों के लिए वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना में EV होता है। तो यहाँ पे आप यदि आप आवेशित कणों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना चाहते हो तो के के स्थान पे सिंपल आप EV वैल्यू पुट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फिर लैम्डा इज इक्वल, चूंकि आवेशित कणों के लिए के का मान कितना था, के EV होगा। V यहाँ पे विभव है, आरोपित विभव, ध्यान रखना, इसको वेग मत समझ लेना। तो लैम्डा का मान कितना बन जाएगा, अतः लैम्डा का मान बनेगा h/2m और के स्थान पे आ जाएगा EV। लेकिन ध्यान ये रखना E केवल इलेक्ट्रॉन के आवेश को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आवेशित कण कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यदि इलेक्ट्रॉन के बजाय कोई पॉजिट्रॉन या अल्फा कण या फिर कोई और कण गति करता है तो यहाँ पे उसका आवेश आता है, तो ये E यहाँ पे आवेश को रिप्रेजेंट करता है, अतः इसको हम Q से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, स्मॉल q से। तो K का मान यहाँ पे QV होगा। तो 2m, K के स्थान पे क्या लिखोगे, Q कैपिटल V, और उसका बन जाएगा रूट 2mQV बन गया जी, समीकरण नंबर 6। ये जो फॉर्मूला है वो आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट करता है। आवेशित कण कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन या अन्य कोई, प्रत्येक के लिए जो लैम्डा निकल के आएगा वो ये सूत्र होगा। ओके, अब अपने क्या करेंगे, 4-5 अपने पास आवेशित कण होंगे, उन आवेशित कणों की अलग अलग तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने की अपने कोशिश करेंगे, और आवेशित कणों के लिए जो लैम्डा का सूत्र होता है वो लैम्डा इज इक्वल h/√2mQV होता है। तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे, फिर प्रोटॉन की निकालेंगे, फिर अल्फा कण की निकालेंगे, और फिर न्यूट्रॉन की वेवलेंथ बारी बारी से अपने ज्ञात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आवेशित कणों की वेवलेंथ, किस कण की कितनी वेवलेंथ बनेगी।
तो अपने पास जो कॉमन सूत्र था लैम्डा का, किसी भी आवेशित कण के लिए लैम्डा का कॉमन सूत्र अपने पास ये था कि H/2m⁴ ये सूत्र हमें काम में लेना है और प्रत्येक आवेशित कण की हमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेनी है। तो पहला अपने पास आवेशित कण होगा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की गणना। ओके, राशियों को आप भली भांति पहचान गए होंगे। H प्लांक नियतांक होता है, M आवेशित कण का द्रव्यमान होगा, Q उस आवेशित कण का आवेश होगा और V आरोपित विभव होगा। तो सूत्र में ये काम में लेना, जिसके लिए अपने पास H का मान होना चाहिए। H का मान होता है 6.62 या 6.63 भी कह सकते हो, इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। M बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। Q इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो कितना होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और V आरोपित विभव, अब बैटरी द्वारा कितना आरोपित विभव होता है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितना मान दिया गया है, यानी कि V की जो वैल्यू होती है वो अपने पास न्यूमेरिकल करते वक्त गिवन होती है, उसका मान हमें दिया गया होता है। तो अब आप लैम्डा कितना निकाल पाओगे। अतः इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा ई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, H इन सब की वैल्यू पुट कर दो। तो मान क्या है, H का मान हो गया 663 10⁻⁻34 बटे 2 M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻⁻31, Q इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 माइनस में, और साथ में एक कैपिटल V जो कि विभव होगा और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। प्रत्येक कण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए केवल आपको यही प्रोसेस करना है कि इन राशियों की आप वैल्यू पुट करते जाओ, लास्ट में आपका रिजल्ट आता जाएगा। गुणा भाग करोगे तो जब आप इसको गुणा भाग करते हो तो लैम्डा ई का मान आएगा 12.27 बटे रूट वी, गुणा में आपको मिलेगा 10⁻⁻10। लैम्डा का मात्रक मीटर होता है, ये मान मीटर में आएगा। अब आप इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर, ये जो वैल्यू होती है इसका मान 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर आप लैम्डा ई के स्थान पे कितना लिख पाओगे 12.27 बटे रूट वी, और मात्रक बन जाएगा एमस्ट्रॉन्ग। तो ये अपने पास लैम्डा ई का मान निकल के आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की गणना हो गई, जिसका फाइनल आंसर कितना आया 12.27 बटे रूट वी एमस्ट्रॉन्ग में आया। तो ये अपने पास पहला कण हो गया जिसकी तरंगदैर्घ्य हमने निकाल दी। अब अपने बात करेंगे दूसरे कण की, और दूसरा कण अपने पास होगा प्रोटॉन। प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य की गणना, सूत्र तो हमें यही काम में लेना है, ये सारी राशियां हमें चाहिएंगी। H का मान कितना होगा 663 गुना 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। M अब बात हो रही है प्रोटॉन की, तो यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान काम आएगा, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन MP। द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। आगे है Q आवेश प्रोटॉन का आवेश तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना बन जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। V का मान क्वेश्चन में गिवन होता है, ये वैल्यू अपने पास आ गई है, ये सारी वैल्यू आप इस सूत्र में पुट कर दो तो आप लैम्डा P ज्ञात कर पाओगे। तो लैम्डा P का मान कैसे ज्ञात होगा, H का मान पुट कर दे बटे 2 MP गुणा में है Q यानी कि चार्ज प्रोटॉन का, और गुणा में है कैपिटल V जो कि आरोपित विभव होगा।
ये अपने पास वैल्यू निकल के आ चुकी है, ऐसा कुछ हमने वैल्यू पुट किया। तो लैम्डा पी कितना बन जाएगा, जब आप इस कब को गुणा भाग करोगे तो आपके सामने मान आएगा 0.2863 बटे रूट वी, गुणा में मिलेगा 10 की पावर माइनस 10, और लैम्डा का स्टैंडर्ड मात्रक मीटर होता है। अब 10 की पावर माइनस 10 मीटर को आप क्या कह सकते हो, एमस्ट्रॉन्ग। तो लैम्डा पी कितना बन जाएगा 0.2863 बटे रूट वी, और मात्रक आ जाएगा एमस्ट्रॉन्ग का। एमस्ट्रॉन्ग इसका मात्रक बन गया। ओके, तो प्रोटॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 0.2863 बटे रूट वी होता है। एमस्ट्रॉन्ग इसका मात्रक बनेगा, और वी जहाँ पे आरोपित वोल्टता होगा। ध्यान ये रखना, कुछ स्टूडेंट्स वी को वेग मान लेते हैं जो कि गलत हो जाता है, न्यूमेरिकल वी यहाँ पे होगा आरोपित विभव। तो हमने दो कणों की तरंग दैर्ध्य की बात कर ली। अब अपने पास तीसरा कण होगा अल्फा कण, और चौथा कण होगा ड्यूट्रॉन। तो अब अपने बात करेंगे कि अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तीसरा पॉइंट है अपने पास अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य की गणना। ओके, बात करें अल्फा कण के प्रतीक चिन्ह की, तो अल्फा कण का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो 2He4 होता है, यानी कि अल्फा कण एक हीलियम नाभिक होता है। यदि अल्फा कण के आवेश की बात की जाए तो अल्फा कण का जो आवेश होगा वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होगा। मतलब कि चार्ज ऑफ अल्फा इज इक्वल होगा डबल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अल्फा का जो आवेश होगा वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होगा। ओके, इसी प्रकार अल्फा का जो द्रव्यमान होता है एम अल्फा, वो कितना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना कर दिया तो अल्फा का द्रव्यमान अपने पास निकल के आएगा। अब इसके वास्तविक मान की बात कर लेते हैं, तो 2 गुणा प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये कुल अल्फा कण का आवेश निकल के आ गया। अब अल्फा कण के द्रव्यमान की बात करें तो भाई 4 गुना करना पड़ेगा हमें प्रोटॉन के द्रव्यमान का। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। ओके, तो हमने आवेश और द्रव्यमान देख लिया अल्फा कण का। एच का मान हम जानते हैं कितना होगा 663 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, अब आप लैम्डा ज्ञात कर पाओगे अल्फा कण के लिए। तो लैम्डा ज्ञात करो अल्फा के लिए, इनमें सारी वैल्यू पुट कर दो। 663 10 की पावर माइनस 34 बटे आ जाएगा 2m अल्फा का द्रव्यमान ये रहा, 4 गुना 1.67 10 की पावर माइनस 27 आवेश अल्फा का आवेश ये रहा, 2 गुना 1.6 10 की पावर माइनस 19 और साथ में आएगा गुणा में v जो कि यहाँ पे आरोपित विभव होगा, और इस पूरी वैल्यू पे आ जाएगा अंडर रूट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा अल्फा का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 0.1012 बटे रूट वी गुणा 10 की पावर माइनस 10 और मात्रक होगा मीटर। यहाँ फिर से 10 की पावर माइनस 10 मीटर के स्थान पे आप लिख पाओगे एमस्ट्रॉन्ग। तो लैम्डा का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो 0.1012 बटे रूट वी एमस्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये आ गया अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य का मान, जहाँ पे वी आरोपित विभव होगा। अब अपने पास चौथा और अंतिम आवेशित कण आता है ड्यूट्रॉन। तो अब अपने बात करेंगे ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की गणना। ड्यूट्रॉन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ड्यूट्रॉन का प्रतीक चिन्ह होता है 1H2। मतलब
कि ड्यूट्रॉन का जो आवेश होगा वो प्रोटॉन के आवेश का 1 गुना होगा। मतलब जितना प्रोटॉन का आवेश होता है उतना ही ड्यूट्रॉन का आवेश होता है। तो चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन यानी कि QD प्रोटॉन के तुल्य होगा और प्रोटॉन का आवेश 1/10⁻19 कूलम होता है। अब बात करते हैं ड्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। तो ये कितना बन जाएगा, 2 गुना किसका, प्रोटॉन के द्रव्यमान का। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 16710⁻27 किलोग्राम हो गया। H का मान हम सभी जानते हैं, H का मान जूल इंटू सेकेंड में हो गया। अब आप ड्यूट्रॉन के लिए अल्फा ज्ञात कर सकते हो। तो वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन कितनी बन जाएगी, उस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी, 6×10⁻34 बटे 2 m बोले तो 2 गुना 167×10⁻27। बाद में चार्ज पुट करना है, क्यू यहाँ पे ये रहा 1.6×10⁻19 गुणा में कैपिटल V जो कि आरोपित वोल्ट था या विभव है, सब के ऊपर अंडर रूट आ गया। अब आप यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे, गुणा भाग करोगे, तो इसका मान निकल के आएगा 0.202 बटे √V और गुणा में आएगा 10⁻10 मीटर और इसके स्थान पे आप लिख पाओगे एमस्ट्रॉम। तो लैम्डा डी बराबर बन जाएगा 0.202 बटे √V और मात्रक आ जाएगा एमस्ट्रॉम। तो ये तरंग दैर्ध्य मान निकल के आ गया ड्यूट्रॉन के लिए। तो कुल मिलाकर के हमने 4 आवेशित कणों की तरंग दैर्ध्य की गणना कर ली है, जिसमें पहला आवेशित कण था इलेक्ट्रॉन जिसकी वेवलेंथ आई थी 12.27 बटे √V। दूसरा अपने पास आवेशित कण था प्रोटॉन जिसकी वेवलेंथ आई थी 0.2863 बटे √V। तीसरा अपने पास आवेशित कण है अल्फा कण जिसकी तरंग दैर्ध्य निकल के आई है 0.1012 बटे √V। और चौथा अपने पास आवेशित कण है ड्यूट्रॉन जिसकी वेवलेंथ निकल के आई है 0.202 बटे √V। मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि इसके ऊपर पूरी संभावना होती है 90% इस लेसन में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इन फॉर्मूलों पे बेस्ड होते हैं। हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी होती है या द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी होती है। तो ये चारों सूत्र आप कंठस्थ अच्छे से रट के रखोगे, याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन या अल्फा या ड्यूट्रॉन या प्रोटॉन की वेवलेंथ का सूत्र किस प्रकार से होता है, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। तो ये था अपने पास आवेशित कणों से संबंधित तरंग दैर्ध्यों के बारे में, उन कणों की जो द्रव्य तरंग होती है उसके तरंग दैर्ध्य की हमने बात की थी। अब अपने पास अंतिम टॉपिक आता है कि जो आवेशित कण तो हमने देखा, उदासीन कण यदि है तो उसकी वेवलेंथ किस प्रकार से ज्ञात होगी और उसकी वेवलेंथ बनेगी कितनी। तो अब अपने बात करने वाले हैं उदासीन कण की तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से होगी। इससे पहले हमने एक कॉमन फॉर्मूला देखा था जो कि उदासीन और आवेशित दोनों के लिए था, और वो फॉर्मूला किस प्रकार से था, वो फॉर्मूला था कि लैम्डा इज इक्वल H/2mk का रूट, समीकरण नंबर जो भी हो, समीकरण नंबर 4। ये अपने पास लैम्डा का एक कॉमन सूत्र था जो कि उदासीन और आवेशित दोनों कणों के लिए लागू था। तो जब आवेशित कण की वेवलेंथ हमने निकाली थी तो हमने क्या किया था कि k का मान पुट किया था E/V। अब उदासीन कणों के लिए k का मान कितना होता है, उदासीन कणों के लिए इसे पीछे की कक्षा यानी कि 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का एक सूत्र था 3/2 kBT, जहाँ पे kB बोल्ट्जमान नियतांक था और जिसका मान 1.38 जूल प्रति केल्विन होता है। ओके, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो उदासीन कणों के लिए होती है। ये जो k का मान होगा 3/2 kBT,
ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, ये फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर देना है। तो उदासीन कणों के लिए लैम्डा का नया मान निकल के आएगा। तो के स्थान पे क्या वैल्यू पुट करोगे, 3/2 kBt, जहाँ पे kb बोल्ट्जमान नियतांक होगा। तो लैम्डा बराबर, चूंकि उदासीन कणों के लिए के का मान कितना होगा, 3/2 kBt, जहाँ पे t परम ताप है किसी पदार्थ को दिया गया और kb बोल्ट्जमान नियतांक है। अतः जो लैम्डा का मान निकल के आता है, लैम्डा क्या बन जाएगा, h/2m इंटू 3/2 kBt और उसका रूट कुछ काट बांट कर दें तो लैम्डा का फाइनल आंसर निकल के आ जाता है 3m kBt और उसका रूट लगा दिया और ये समीकरण नंबर 5 अपने पास निकल के आ चुकी है। ओके, जहां पे h प्लांक नियतांक है, जहां m द्रव्यमान होगा उदासीन कण का, kb बोल्ट्जमान नियतांक होगा और t प्रदान किया गया परम ताप होगा। अब अपने पास उदासीन कण होगा न्यूट्रॉन, उस न्यूट्रॉन के लिए हमें वेवलेंथ ज्ञात करनी है। उदासीन कण, हम केवल एकमात्र उदासीन कण न्यूट्रॉन की ही बात करने वाले हैं। तो पहला और एकमात्र अपने पास उदासीन कण है न्यूट्रॉन, उसकी तरंग दैर्ध्य की गणना हमें करनी है। तो न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की गणना आप किस प्रकार से करोगे उसकी बात कर लेते हैं। चूंकि सूत्र अपने पास ये काम में आने वाला है तो h का मान अपने पास होना चाहिए और h का मान होता है 6.63 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। द्रव्यमान चाहिए न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻27 जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य ही होता है किलोग्राम में। kb यानी कि बोल्ट्जमान नियतांक का मान होता है 1.38 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। इसी प्रकार से T जो होता है वो किसी भी कण को प्रदान किया गया परम ताप होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। ओके, तो अब अपने इस वैल्यूज की सहायता से लैम्डा न्यूट्रॉन के लिए ज्ञात करने वाले हैं। तो वैल्यू सारी पुट कर देंगे तो 663 10⁻34 h का मान हो गया। द्रव्यमान बन जाएगा न्यूट्रॉन का 1.67 10⁻27, kb का मान होगा 1.38 10⁻23 और t के स्थान पे t बना रहेगा और इस पूरी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो न्यूट्रॉन की वेवलेंथ निकल के आएगी 25.20 बटे √t गुणा 10⁻10 और मात्रक होगा उसका मीटर। अब 10⁻10 मीटर को हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा n इज इक्वल बन जाता है 25.20 बटे √t और ये बन जाता है मात्रक एमएस्ट्रो जो कि अपने पास वेवलेंथ निकल के आ चुकी है न्यूट्रॉन के लिए। तो कुल मिलाकर के अपने पास एक उदासीन कण न्यूट्रॉन था, उसकी वेवलेंथ हमने ज्ञात की। तो ये था अपने पास द्रव्य तरंगों से संबंधित तरंग दैर्ध्यों की गणनाओं के लिए जितने भी सूत्र हमने इसके फाइंड आउट किए हैं सारे सूत्र आप याद रखोगे कंटेस्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्टली सूत्र वैल्यू पुट होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे डेविसन जर्मन प्रयोग की। ओके, थैंक यू, बाय।